हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 5, व्हेन पीपल रिबेल। देखिए, मैं फिर बता दे रहा हूँ, हर चैप्टर में मैं कहता हूँ, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी इंग्लिश, हम इसका हमेशा उसको किस तरह देखिए, एक मूवी की तरह देखिए, एक पिक्चर की तरह देखिए। जब एक पिक्चर की तरह देखेंगे तो आसानी से आपको हर एक कैरेक्टर है, हर एक डायलॉग याद हो जाएगा, कौन विलन है, कौन हीरो है, क्या हुआ था, पूरा स्टोरी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से लिखिएगा। और एक चीज़ और, एग्ज़ाम में कभी भी आंसर लिखिए, कोई भी सब्जेक्ट में, ऑल इन वन सब्जेक्ट में कह रहा हूँ, अगर पूरा नंबर पाना है तो हमेशा किस में आंसर लिखिए, पॉइंट में आंसर लिखिए। जैसे 4 नंबर का है तो 4 या 5 पॉइंट, ठीक है, मतलब 1 पॉइंट ज़्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन कम नहीं। 4 पॉइंट है तो मिनिमम 4 पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर क्लास में आप टॉप कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट में आप टॉप कर सकते हैं। तो हमें क्या करना, समझना है। ठीक है, तो लंबी सांस लीजिए, फोकस करिए और ध्यान से बस सुनते जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर आता है व्हेन पीपल रिबेल, यानी कि जब लोग क्या हो गए, बागी हो गए थे। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। यानी कि उस समय अंग्रेज जो थे 1857 के आसपास, यानी कि आज से लगभग 250 साल पहले। ठीक है, तो अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा इनको तंग कर रहे थे, हमारे भारतीय लोगों को। उस समय में किसानों को, जब मज़दूरों को, ज़मींदार को, मिडिल क्लास को, मतलब पूरी तरह से क्या कर रहे थे, लूट ले रहे थे। इनकम टैक्स ले रहे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, रेवेन्यू जो खेती कर रहे थे उसमें सब ले रहे थे ज़बरदस्ती। हमने देखा पिछले चैप्टर में इंडिगो की खेती करवा रहे थे लोग, खाने पीने का कुछ था ही नहीं इनके पास, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक बार भुखमरी भी आ गई थी जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो ये सब देखते हुए लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद इन्होंने क्या किया, 1857 में इनके खिलाफ क्या कर दिया, एक युद्ध छेड़ दिया, जिसकी वजह से लाखों लोग अंग्रेज़ भी मारे गए और हमारे भारतीय लोग भी मारे गए। तो वही हमको पढ़ना है कि जब लोग क्या हो गए, बागी हो गए थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या हो गए, लड़ने लगे थे, और उसके बाद क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया, इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हमारा पहला टॉपिक आता है पॉलिसीज़ एंड द पीपल, यानी कि जो हमारे लोग हैं उनकी नीतियाँ क्या थी और लोग जो थे वो क्या कर रहे थे। पॉलिसी यानी कि अंग्रेज़ों का जो रूल रेगुलेशन था फॉरेस्ट के ऊपर, लोगों के ऊपर, कि आप लोग ये काम करना है, अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम आपको क्या कर देंगे, गोली से मार देंगे। ठीक है, तीन मतलब ज़बरदस्ती डराते थे अंग्रेज़ हमारे भारतीय लोगों को। ठीक है, क्योंकि उनके पास हथियार थे, हम लोगों ने हथियार कभी देखा नहीं था। हम लोगों ने हथियार हम लोग का हथियार क्या था, हंसुआ था। ठीक है, और क्या था, और तलवार था, भाला था, यही सब हम लोग के पास था। लेकिन उनके पास क्या था, गन था, बारूद थे, गोला थे, पता नहीं क्या क्या था। ठीक है, तो लोग उनसे डरते थे। तो वही उनकी पॉलिसीज हम देखेंगे इस पैराग्राफ में। मैं पैराग्राफ वाइज समझाता चला जाऊँगा, आपको बस क्या है, ध्यान से बस सुनना है। ठीक है, पहला पैराग्राफ कहता है कि हम लोगों ने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ लोग किस तरीके से हमारे लोगों पे, हमारे लोग यानी कि हमारे राजा पे, हमारे लोगों पे, हमारे क्वींस जो रानी थी उन पे, हमारे किसानों पे, हमारे लैंडलॉर्ड्स पे, हमारे ट्राइबल लोगों पे यानी कि आदिवासी लोगों पे, हमारे सोल्जर जो हमारी आर्मी थी भारत की, उस पर किस तरह से ये लोग क्या किए, इफेक्ट डाले थे, यानी कि बुरा प्रभाव डाले थे इन अंग्रेज़ों ने। हमने देखा पिछले चैप्टर में, तो वही बता रहा है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से लोग, जब उनको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख पहुंच रहा था, तो उन लोगों ने एक टाइम पे सहना बंद कर दिया और न सह के क्या कर दिया, एक युद्ध छेड़ दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। सेंटिमेंट हो गया, यानी कि एक भाव में आके, भाई कोई भी अगर अंग्रेज़ रहेगा, किसी इंसान के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता जाएगा तो वो इंसान क्या होगा, इनमें गुस्से में आएगा और उसे इस अंग्रेज़ को क्या करेगा, मार डालेगा। तो वही हमारे इन लोगों ने भी किया, यानी कि सोल्जर ने, ट्राइबल्स यानी कि भारतीय आदिवासी लोगों ने, लैंडलॉर्ड जो बड़े बड़े अमीर थे, किसानों ने भी क्या किया, हिस्सेदारी एक साथ मिल के इनके खिलाफ एक युद्ध छेड़ दी। तो वही इस युद्ध को पढ़ना है, उसका परिणाम क्या आया इस चैप्टर में देखना है। तो चलिए पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक आता है हमारा नवाब लूज देयर पावर, यानी कि जो बड़े बड़े नवाब थे, नवाब यानी कि जो उस समय मुस्लिम लोग थे, उनके जो राजा होते थे हम उनको नवाब बोलते थे। तो वही कह रहा है कि कैसे जब युद्ध हुआ तो कैसे नवाब का पावर ख़त्म हो गया, नवाब जो थे हमारे भारत के, कैसे उनका पावर ख़त्म हो गया, देखते हैं। ये कहानी है मिड 18th सेंचुरी की, यानी कि 18वीं शताब्दी के बीच में, 28 शताब्दी यानी कि 1700 के आसपास, यानी कि वही 1800 के आसपास। हमारे चैप्टर में है 1857, वही 18th सेंचुरी की बात कर रहा है, यानी कि बीच में, यानी कि 1950 के आसपास, तभी तो 1857 है। तो वही कह रहा है, जो उस समय के जो नवाब थे और राजा थे वो अपने पावर को धीरे धीरे खो रहे थे। ठीक है, उनका पावर धीरे धीरे क्या हो रहा था, और उनका इज्जत भी, यानी कि जो सम्मान था लोगों के आंखों में, वो भी क्या धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। कब? मिड 18th सेंचुरी में। क्यों घट रहा था? देखो, ये जो कुछ नवाब और कुछ राजा ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। ठीक है, अंग्रेज उनको मतलब कहते थे तुम्हारे लिए काम करो, हम तुमको गुलामी में नहीं रखेंगे, तुम जो करो वो तुम करना, हम तुमको नहीं रोकेंगे, लेकिन हमारे लिए तुम काम करो।
इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जब ये कई लोगों ने मिल के इनके खिलाफ क्या लिया, एक युद्ध लड़ा, किसानों ने मिल के, आदिवासी लोगों ने मिल के, लैंडलॉर्ड मिल के, 3 लोग का सम्मान घट गया। भाई जाहिर सी बात है, जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ेगा तो जो उनके अपोजिट वाले होंगे, जो भारतीय लोग होंगे, जब उनको देखेंगे कि ये उनके साथ हैं, तो भाई उनका तो आंखों में जो इज्जत होगी जो वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि जब अंग्रेज़ों को ये लोग लड़ रहे थे तो इनकी इज्जत यानी कि सम्मान और इनका पावर क्या हुआ, धीरे धीरे घट रहा था। ठीक है। फिर कह रहा है कि अगले पैराग्राफ में बहुत सारी फैमिली ऐसी थी, यानी बहुत सारे नवाब और राजा ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। जब इन्होंने देखा, जब राजा और नवाब ने देखा कि हमारा जो सम्मान है, हमारा जो पावर है घट रहा है, तो ये लोग किसके पास गए, अंग्रेज़ों के पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए हमारा ये पावर है और हमारा सम्मान घट रहा है, आप हमारी क्या करिए, हेल्प करिए, हमारी सुरक्षा करिए। ठीक है, अंग्रेज़ों के जाके पास कहा। और कुछ राजा ऐसे थे जो अच्छे थे, जैसे कि बताया गया एग्जाम्पल में रानी लक्ष्मीबाई है। तो सब लोगों ने सुना है किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या किया था, एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था। वो भी चाहती थी कि जब वो मर जाए, यानी कि जब उनका डेथ हो जाए, तो उनका जो लड़का है वो गद्दी पे बैठे। अब गई गद्दी पे कैसे बैठेगा जब अंग्रेज़ थे, तो वही उनका मतलब मानना है कि किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा, और वो चाहती थी कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा क्या करे, इस गद्दी को संभाले और लोगों की रक्षा करे। तो ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आता है नाना साहब का। नाना साहब कौन थे, ये अडॉप्टेड सन थे किसके, पेशवा बाजीराव के। लिखा है ना, पेशवा बाजीराव के नाना साहब कौन थे, अडॉप्टेड सन थे। तो ये भी चाहते थे कि कौन, हमारे मतलब लोगों का जब ये मर जाए पेशवा बाजीराव सेकेंड, तो ये मरने के बाद अपने बेटे को गद्दी पे बैठाएं और बेटा क्या करे, अपने लोगों की रक्षा करे। किससे रक्षा करे, उस अंग्रेज़ों के, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से। यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे, ठीक है, पेशवा बाजीराव से और रानी लक्ष्मीबाई से डरते थे। भाई जाहिर सी बात है, तभी तो इतना युद्ध हुआ। वो लोग अपने नहीं आते थे, अपने सैनिकों को भेजते थे इनसे लड़ने के लिए, जिसकी वजह से ये लोग और ज़्यादा मजबूत थे। रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा बाजीराव, आप लोग नाम सुना होगा। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और महाराष्ट्र का पेशवा बाजीराव, दोनों कौन थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से अंग्रेज इनसे डरते थे। फिर आता है हमारा अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ में कहता है अवध। अवध कहाँ है, बिहार में। ठीक है, अवध में मतलब पहले भी अवध काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो उस समय अवध में अंग्रेज़ों ने क्या किया था, 1801 में मतलब वहाँ पर इम्पोज कर दिया था कि कुछ रूल लगा दिए गए थे अवध में कि यहाँ के लोग यही काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उन पर भी क्या कर दिया था, ज़्यादातर अंग्रेज़ लोग क्या करते, परेशान कर रहे थे, उन पर जुल्म ढा रहे थे। लेकिन 1856 में, यानी कि 1856 में क्या हुआ, ये भी ख़त्म हो गया। जो रूल लादे गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, वो भी ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया, भाई वहाँ के लोग परेशान हो गए थे अंग्रेज़ों से, तो उन लोगों ने भी क्या कर दिया, धावा बोल दिया इन अंग्रेज़ों पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, रूल ख़त्म हो गया। तो वही लिखा है कि गवर्नर जनरल डाला हाउस डिक्लेयर द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न। जो डाला हाउस थे उस समय के, जो मतलब कह सकते हैं कि वहाँ के राजा थे, जो उस अवध को संभाल रहे थे, जो उस पर रूल थोपे थे, उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई अब जो अवध है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वहाँ के लोग क्या हो गए हैं, रिबेलियन हो गए हैं, विद्रोहवादी हो गए हैं। अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग हमको मार देंगे। तो वहाँ से भी लोग ब्रिटिश वाले क्या गए, भाग गए। ठीक है, जब अंग्रेज़ों ने देखा कि हम हार रहे हैं, तो ठीक है, तो इन लोगों ने भी एक प्लान सोचा। क्या प्लान सोचा, इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो ये डायनेस्टी है, कौन सी डायनेस्टी, मुग़ल डायनेस्टी है, इसको ख़त्म किया जाए। जब ये डायनेस्टी ख़त्म हो जाती तो मुग़ल लोग क्या अंग्रेज़ लोग फिर से क्या ताकतवर हो जाते, फिर से लोगों पे राज करने लगते हैं। तो इसीलिए लोग चाहते थे कि जो ये डायनेस्टी है इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए किसी भी हालत में। फिर से बात कर रहा है कब का, एक कहानी है 1849 की, यानी कि 1859 की, यानी कि लगभग 5-6 साल पहले जब युद्ध हुआ था, यानी कि 1857 से कुछ साल पहले। ठीक है, जो गवर्नर था वहाँ का डालाहाउसी नाम है, डालाहाउसी याद नाम रखिएगा, पूछ सकता है एमसीक्यू में कि गवर्नर जो है वो कौन है, तो डालाहाउसी है उस समय का। 1857 का जो गवर्नर था, ठीक है, वो डालाहाउसी था। तो ये कह रहा, डालाहाउसी कह रहा है कि जब ये बहादुर शाह जफ़र मारे गए, बहादुर शाह जफ़र कौन थे, इस डायनेस्टी के किंग थे, यानी कि राजा था। कौन सी डायनेस्टी के, मुग़ल डायनेस्टी के राजा थे। कौन, बहादुर शाह जफ़र। तो वही कह रहा, जब ये मारे गए, किस तरह से मर गए थे, इनके मरने के बाद डलहौसी ने क्या किया, अपना घर शिफ्ट कर लिया, अपने फैमिली जो थी उसकी शिफ्ट कर लिया कहीं कहीं दूसरी जगह पे। कहाँ पे, रेड फोर्ट में। क्यों रेड फोर्ट में, देखो जो डलहौसी था ये इसी पे बेस्ड है, यानी कि बहादुर शाह जफ़र के डरता नहीं था, वहीं पर आता था। लेकिन जैसे इनका डेथ हुआ वहाँ से भाग गया अपनी फैमिली के साथ। कहीं जो रिबेलियन है, जो विद्रोह, जो बाकी लोग हैं भारत के, कहीं हम पे अटैक ना कर दे, कहीं मेरे फैमिली पर अटैक ना कर दे, जिसके वजह से डलहौसी क्या कर दिया, अपने फैमिली के साथ कहीं और चला गया, जिसका नाम कहाँ चला गया, वो रेड फोर्ट, दिल्ली में। ठीक है, लिखा ना, रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस टू दिल्ली इनसाइड इट, यानी कि वो रेड फोर्ट में शिफ्ट हो गया अपने बचाव के लिए। कब गया था, 1849 में, जब बहादुर शाह जफ़र का डेथ हुआ था। देखो
मैंने बताया ना कि 1849 में बादशाह जफ़र का डेथ हो गया था। इनके डेथ होने के बाद जो डलहौसी था वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था, डर रहा था कहीं दोबारा कोई किंग ना आ जाए इस डायनेस्टी का, ताकि फिर से हमारा पावर कहीं कम ना हो जाए। तो अपने पावर को बढ़ाना चाह रहा था, ये सोच रहा था डलहौसी कि अब इसके बाद यानी कि बहादुर शाह जफ़र के बाद कोई भी राजा बनना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी हालत में, ठीक है। इसने क्या किया, जो इसके डायनेस्टी, जो इसका बेटा वगैरह था, जो उसके चाचा के लड़के थे, उसने कहा, मतलब डलहौसी ने कहा कि आप लोग क्या करेंगे, अब राजा नहीं बनेंगे, हम राजा मतलब पोस्ट की संभालेंगे, आप लोग बस क्या रहेंगे, प्रिंस रहेंगे, यानी कि राजकुमार रहेंगे, आप लोग की गद्दी नहीं रहेगी। अब गद्दी किसके अंडर में रहेगी, हमारे अंडर में रहेगी। इससे ये होता कि जो डलहौसी था उसका फैमिली भी सेफ रहता और उसका आर्मी भी क्या रहती, सेफ रहती। अगर जिसका लड़का है बहादुर शाह जफ़र का, अगर वो किंग बन जाता तो फिर से क्या करता, इस अंग्रेज़ों के खिलाफ फिर से एक युद्ध छेड़ देता, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को फिर से दिक्कत होती। इसीलिए डलहौसी ने क्या किया, इसको बस यानी कि उस लड़के को बस क्या बना दिया, प्रिंस बना दिया, यानी कि राजकुमार बना दिया, और अपने खुद उस गद्दी पे बैठ गया ताकि और कोई उसको परेशानी ना हो। तो ये कहानी थी किसकी, डायनेस्टी, किस डायनेस्टी की, मुगल डायनेस्टी की। अब हम बात करेंगे द पीजेंट एंड द सिपॉय। पीजेंट यानी कि किसान, जो भारतीय किसान थे उनकी बात कर रहा है, और सिपॉय यानी कि भारतीय सिपाही। अभी उन्हीं को भी देखेंगे कि किस तरीके से किसानों ने और हमारे भारतीय सोल्जर ने मिलकर, हमारे भारतीय सिपाही ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा और किस तरीके से जीता भी। अब देखो इसकी शुरुआत कैसी, यानी क्यों मतलब युद्ध हुआ किसानों और सिपाही के द्वारा। पहले बात करते हैं किसानों का। देखो जो किसान थे, मैंने पहले भी बताया कि वो लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स पे करते थे अंग्रेज़ों को या ज़मींदार को। भाई पहले ये लोग ज़मींदार को देते थे, फिर जो ज़मींदार रहते थे वो जाके अंग्रेज़ों को देते थे। तो यहाँ पे लिखा गया कि अंग्रेज जो थे वो ज़मींदार को काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, हाई टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके पास कुछ बचता ही नहीं था खाने पीने का, ठीक है। कई बार वो टैक्स नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से उनका लोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, और अंग्रेज़ क्या करते थे, उनके ज़मीन छीन लेते थे। ज़मीन छीनने के बाद किसी और को दे देते थे, जिसकी वजह से वो बेचारे किसान क्या होते थे, ना घर रहता था उनके पास, न ज़मीनें रहती थी। अब भाई जब ज़मीन ही नहीं है तो खेती किस पे करेंगे, जब खेती ही नहीं करेंगे तो खाए पिएंगे कैसे। इस तरीके से कई किसानों के साथ होता गया, ठीक है। लेकिन लास्ट में किसानों ने क्या किया, ये सब देखते हुए एक साथ मिल के फिर से क्या किया, ज़मींदार पे और अंग्रेज़ों पे हमला बोल दिया। ये था किसानों का। अब देखें सिपाही का, यानी कि भारतीय सिपाही का। अब बात करते हैं सिपाही। जो सिपाही थे ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, यानी कि जो हमारे अंग्रेज़ थे उन्हीं के अंडर में काम करते थे। कौन, भारतीय सिपाही। लेकिन इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार होता था। कैसे, जब लोग सिपाही बनते थे तो इनको मतलब खुश भाई कोई बात है, जो अपने देशों के लिए जब कोई लड़ेगा तब खुशी मिलेगी ना। अब कोई अपने देश के खिलाफ लड़ेगा तो कैसा लड़ेगा। तो वही जो भारतीय जितने भी सिपाही थे वो अनहैप्पी थे इस नौकरी से भाई, लेकिन उनको नौकरी चाहिए होता था अपने घर बार चलाने के लिए, अपने घर बार का पेट भरने के लिए। तो इसीलिए वो भारतीय सिपाही बन जाते थे, जो अंडर के किसके अंडर में था, अंग्रेज़ों के अंडर में। तो वो लोग क्या रहते थे, अनहैप्पी रहते थे, यानी ना खुश रहते थे। क्यों ना खुश रहते थे भाई, उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती थी, यानी कि जो भी सैलरी थी उनकी 100 रुपये 50 रुपये उस टाइम पे उनकी सैलरी नहीं देते थे अंग्रेज, ना ही उनके अलाउंस देते थे, ना ही मतलब छुट्टी नहीं देते थे वो लोग, ठीक है। ये नहीं कि छुट्टी देते जाएँ 10-15 दिन अपने घर पे रहें, छुट्टी मिलती नहीं थी, ना सैलरी मिलती थी, ना ही उनकी कंडीशन अच्छी थी, जिसकी वजह से वो भी लोग क्या करने लगे, मतलब धीरे धीरे शिकायत करने लगे अंग्रेज़ों से कि हमें छुट्टी दीजिए, हमें सैलरी टाइम पे दीजिए। जिसकी वजह से ये भी लोग क्या किए, बाद में अटैक कर दिए, यानी कि रिवोल्ट कर दिया, यानी कि युद्ध छेड़ दिए अंग्रेज़ों के खिलाफ। फिर आता है लास्ट 1824 में, जब सिपाहियों ने यानी कि भारतीय सिपाहियों ने क्या कर दिया, एक युद्ध छेड़ दिया, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो वही लिखा है, सो व्हेन 1824 द सिपाही वर टू बर्मा बाय द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी, यानी कि अंग्रेज़ों के लिए जब लड़ रहे थे, जब ये सब देखने लगे तो उनका साथ छोड़ के उनके खिलाफ लड़ने लगे भारतीय सिपाही। इन लोगों ने एक चाल चला, यानी कि उनको धोखा देने के लिए अंग्रेज़ों का एक चाल चला। जैसे एक कोई युद्ध हो रहा था, ठीक है, जो समुद्र के रास्ते जाना था, तो इन लोगों ने क्या किया, समुद्र का रास्ता मान लो यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है ब्रिटिश लोगों को, यानी कि अंग्रेज़ों को, और यहाँ पे क्या है, कुछ लोग हैं हमारे भारतीय सिपाही हैं, इनको रास्ता पता है कि ये रास्ता कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों को क्या बोल दिया, यहाँ पर भेज दिया कि आप जो रास्ता है ये वाला रास्ता जाएगा उस आइलैंड पे। तो अंग्रेज़ चले गए, तो लोग क्या करते थे, कहीं दूसरे रास्ता में भटक जाते थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ काफ़ी गुस्सा होते थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, 1856 में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और जब लड़ते लड़ते 1857 आ गया, जिसकी वजह से युद्ध काफ़ी बड़ा हो गया था, ठीक है। इस तरीके से सिपाही ने भी अंग्रेज़ों से क्या लिया, बदला लिया, और अपने जो उनका मतलब कंडीशन था उस कंडीशन से फ्री हो गए। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है अगले पैराग्राफ में, जो सिपाही थे यानी कि जो भारतीय सिपाही थे वो काफ़ी उसमें से क्या थे, किसान के लड़के थे। जाहिर सी बात है, गांव के लड़के थे तो किसानी के लड़के होंगे।
तो भाई जब ये लोग देखते थे कि मेरे गांव के में लोग जो अंग्रेज़ है जाके ज़बरदस्ती टैक्स ले रहे हैं और भी हाई टैक्स ले रहे हैं, तो इनको गुस्सा आता था। तो ये लोग क्या किए, अपने गांव से कुछ और लोगों को बुला के उस आर्मी में यानी कि अंग्रेज़ों की आर्मी में भर्ती करवा लिए जानबूझ के। और जब 1856 यानी कि 1856 1857 आया, तो वही सारे लोग मिल के क्या कर दिए, उन पे धावा बोल दिए। किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी पे यानी कि अंग्रेज़ों पे। इसीलिए कहा जाता है द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत ज़्यादा फेमस है इसीलिए। अगला टॉपिक आता है हमारा, क्या आता है, रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म यानी कि प्रतिक्रिया। किसका प्रतिक्रिया? सुधारने का प्रोसेस। यानी कि जब अंग्रेज़ों को लगा कि भाई हम हार रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ क्या करना पड़ेगा, इनके इंडियन सोसाइटी में सुधारना पड़ेगा। क्या सुधारना पड़ेगा? इनके काम धाम कुछ क्या करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि जब अंग्रेज़ों को लगा कि हम हार रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, कुछ लॉज लाए यानी कि कुछ नियम लाए। वो नियम क्या थे? उन्होंने कहा कि हम लोगों को क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे कि वो लोग दोबारा शादी करें। किससे शादी करें? विधवा औरत से, ताकि वो उसी में क्या रहें, मग्न रहें। भाई जो जिसकी औरत क्या होती थी, मर जाती थी किसी कारणवश, तो वो लोग कहते थे वो क्या करें, रीमैरिज करें विधवा औरत से, ताकि वो लोग क्या करें, मतलब उसी में उलझे रहें, हमसे वो पंगा ना ले, हमसे वो लड़ाई ना करें। अंग्रेज़ों ने इंग्लिश स्कूल बनवाई ताकि उनके लड़के उसी में पढ़ें और वो हमारे लिए नौकरी करें, ताकि हम उसको पढ़ाएं और हमारे खिलाफ वो बगावत ना करें। तो पहला नियम क्या था? उन्होंने कहा कि आप रीमैरिज कर सकते हैं विधवा औरत से, और हम लोग स्कूल खुलवा रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने बच्चे को उस स्कूल में भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। ये सब अंग्रेज़ों ने क्या दिया, लालच दिया, ताकि लोग विद्रोह ना करें। फिर बात कर रहा है 1830 में अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं वो भी क्या करेंगे, अब गाँव-गाँव घूमेंगे और लोगों को भर्ती करेंगे, यानी कि क्रिश्चियन बनाएंगे। यानी जितने भी हिंदू थे, ठीक है, उनको किस में किया गया, क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया गया इस मिशनरियों के द्वारा। यानी कि ये पंडित होते थे हमारे, जिसे नहीं होते, पादरी होते हैं क्रिश्चियनिटी में। जब चर्च में जाएंगे तो वहाँ एक पादरी होते हैं, तो उन्हीं को मिशनरी बोलते हैं, जो गाँव-गाँव जाके अपने धर्म का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं और लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हम स्कूल बनवा रहे हैं, हम दोबारा शादी करवा रहे हैं और हम धर्म में परिवर्तन मिला रहे हैं। अगर आप ये सब करते हैं तो हम आपको तंग नहीं करेंगे और आप भी हमें तंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो दिया भी है कि 1850 में एक नया फिर से लॉ लाया गया, ताकि काफ़ी आसानी से क्या हो सके, कन्वर्जन हो सके, किसमें, हिंदू से क्रिश्चियनिटी में आसानी से। ठीक है, तो एक नया नियम लाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, ताकि जितने भी हिंदू लोग हैं वो क्या कन्वर्ट हो जाएं क्रिश्चियन में। जब क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये भी क्रिश्चियन है, हम भी क्रिश्चियन हैं, तो झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, हम आसानी से राज कर पाएंगे इन भारतीयों पे। तो ये अंग्रेज़ को क्या था, एक प्लान था फिर से राज करने का। ऊपर से ये लोग क्या कर देते, लालच देते थे, यानी कि जो बंदा हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट होगा उसको क्या मिलेगा, उसको जो अपने पूर्वज का ज़मीन भी मिल जाएगा। यानी कि जो लोग, जो अंग्रेज़ थे, जिसकी ज़मीनें हड़प लिए थे, यानी कि जिन किसानों का ज़मीनें इन्होंने हड़प लिया था, उन्होंने कहा कि अगर वो किसान अगर हिंदू है, अगर वो क्रिश्चियनिटी में चेंज हो जाता है, तो हम उसको ज़मीनें क्या करेंगे, फ्री में लौटा देंगे और फिर से वो खेती कर सकेगा। इस तरीके से उन लोगों ने लालच दे रहे थे भारतीय लोगों को। तो भारतीय लोगों को भाई बेवकूफ़ तो है नहीं, वो भी लोग होशियार हैं, तो उन लोगों को फील हुआ कि नहीं, जो अंग्रेज़ हैं हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे कस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि हमारे रीति रिवाज को बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोग समझ गए थे, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे जो उस समय के, वो लोग समझ गए थे कि जो अंग्रेज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे हिंदू राष्ट्र को ख़त्म कर रहे हैं। तो ठीक है, इस तरीके से अंग्रेज़ क्या करते हैं, लालच दे रहे थे और तेज़ी से तेज़ी कन्वर्ट कर रहे थे, ताकि ये लोग हमसे विद्रोह ना करें, हमसे झगड़ा ना करें और हम भी इन पे राज करते रहें। फिर कह रहा कि इन लोगों ने, यानी कि जो धर्म के खिलाफ लड़ रहे थे कि हम लोग को क्या करना है, क्रिश्चियनिटी में चेंज नहीं होना है, कुछ लोग थे जो लोगों को बचा रहे थे, जो लोगों को सावधान कर रहे थे कि देखो अंग्रेज़ जो हैं हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, अगर क्रिश्चियनिटी में चेंज हो जाओगे फिर से हिंदू में चेंज वो लोग करने नहीं देंगे। तो ये लोग क्या करने थे, लोगों को समझा रहे थे कि देखो तुम ऐसा मत करो, भले तुम्हें ज़मीन दे रहे हो अपना, लेकिन ऐसा मत करो। तो वो कह रहा है कि ये सब चीज़ें हम कब पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, किस तरह से ये लोग जो रिफॉर्म थे, यानी कि जो सुधारक थे, जो रोक रहे थे लोगों को कि तुम क्रिश्चियनिटी न चेंज हो, ये लोग भी क्या करने लगे, अटैक करने लगे। तो ये कब पढ़ेंगे, हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं हम अगले टॉपिक पे, क्या है, थ्रू द आई ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के आंखों से देखा हुआ, यानी कि जो समय के लोग थे, जो उसमें भारतीय लोग थे, उनकी आंखों से देखा हुआ, यानी कि वो क्या क्या देखे हैं वो देखते हैं हम। ये एक कहानी है उस समय लोगों की, जो यहाँ पर दिया गया, आपकी बुक में दिया होगा इस तरीके से, द लिस्ट ऑफ 84 रूलर्स। ठीक है, किस तरीके से वहाँ के लोग ने देखा, किस तरीके से वो लोग सहे, किस तरीके से वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, इसमें लिखा है। ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, बस एक क्या मतलब एक सोर्स है। ठीक है,
जिससे आपको पता चलेगा किस तरीके से वहाँ के जो हमारे पूर्वज थे यानी कि जो हमारे एंसिस्टर थे वो किस तरीके से अंग्रेज़ों से लड़े थे और उनसे जीते थे। तो ये तो मतलब आपके लिए आपको पढ़ना है। हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखो इस पिक्चर में दिखाया गया किस तरीके से यहाँ पे ये चित्र है कहाँ पर, यूपी के किस शहर का, मेरठ शहर का, कि किस तरीके से भारतीय जो हमारे सैनिक थे वो अंग्रेज़ों के घर में घुस के उनके खिलाफ लड़ रहे थे। दिखाया गया ना, देखो लिखा है रिबेल सिपाहीज एट मेरठ अटैक ऑफिसर, यानी कि जो अंग्रेज़ थे उनके खिलाफ लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे? इसीलिए कि वो हमारे धर्म को चेंज करा रहे हैं, हमको लालच दे रहे हैं। तो जब बाद में सहन नहीं हुआ तो ये लोग क्या करने लगे, अटैक करने लगे अंग्रेज़ों के ऊपर ताकि वो लोग भाग जाए। तो यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया कि देखो जब आप इसको पढ़ेंगे एक बार रीड करेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे जो एग्ज़ाम में आता है। क्या है? अ म्यूटिनिटी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, यानी कि जो लोग थे जो इस ऑर्डर को नहीं मानना चाहते थे, यानी कि अंग्रेज़ों का जो ऑर्डर था, जो नियम था, लोग उससे खुश नहीं होते थे, उस ऑर्डर को मानना नहीं चाहते थे। वो भी लोग क्या करने लगे, विद्रोह करने, यानी कि रिबेलियन बन गए थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने लगे थे। अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे जो इसको मानते नहीं थे। तो यहाँ के शब्द है एक म्यूटिनिटी, तो हो सकता है वो अनवर्ड में या एमसीक्यू में आ जाए कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि डिसऑबे, यानी कि बात न मानना। जैसे इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। लिखा म्यूटिनिटी व्हेन सोल्जर्स, यानी कि सिपाही एज अ ग्रुप डिसऑबे देयर ऑफिसर इन द आर्मी, जब वो किसी बड़े ऑफिसर की बात न माने, एक पूरा ग्रुप की। जैसे मान लेते हैं एक अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ ने कहा कि जाओ एक गांव में जाओ और गांव में जितने भी हिंदू हैं उनको ज़बरदस्ती किस में कन्वर्ट करो, क्रिश्चियनिटी में। तो वहाँ के जो सिपाही होंगे, जो भारतीय सिपाही होंगे, वो सीधे क्या करेंगे, मना कर देंगे कि हम ये काम नहीं कर सकते। उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटिनी या म्यूटाइनी, जो भी आप बोल सकें, बस स्पेलिंग याद रखिएगा। ठीक है, और उसका मतलब याद रखिएगा। ठीक है, म्यूटिनी यानी कि ऐसे सिपाही जो आदेश न माने। ठीक है, तो क्या बन गए थे, बागी बन गए थे, विद्रोह करने लगे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब ये जो हमारा पैराग्राफ है इसमें बताया गया है किस तरीके से कुछ लोग बाद में क्या करने लगे, समझने लगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने लगे। तो देखो यहाँ दिया गया है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि बड़े पैमाने पर लोग क्या करने लगे, समझने लगे, कि विश्वास करने लगे कि हाँ भाई हमारा सारा दुश्मन एक ही है, वो कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज है। तो ये लिखा है अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि बड़े पैमाने पे पीपल, यानी कि लोग समझने लगे थे कि उनका दुश्मन एक ही है। इनमें मतलब होता है दुश्मन, उनका एक ही दुश्मन है, जो कौन है, अंग्रेज है। उन लोगों ने क्या किया, इनके खिलाफ उठना शुरू किया, यानी उठना यानी कि लड़ना शुरू किया उस दुश्मन के खिलाफ। कौन से दुश्मन थे? अंग्रेज उस समय पे। तो काफ़ी लोग एकजुट हो गए, यानी कि 1000, 2000, 3000 लाखों लोग क्या होने लगे, एकजुट होने लगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या होने लगे, खड़े होने लगे और उनसे विद्रोह करने लगे, यानी कि उनसे बदला लेने लगे, अपने जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ था उसका वो लोग बदला लेने लगे। ठीक है, वही कह रहा कि फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप पीपल एंड टू ऑर्गेनाइज कम्युनिकेट, यानी कि एकजुट होते गए और एक बड़ा ग्रुप बना के वो लोग क्या कर दिए, धावा बोल दिए किस पे, अंग्रेज़ों पे। फिर अगला पैराग्राफ में कह रहा है कि 1857 में जब सब लोग एकजुट हो गए थे तो 1857 में एक बहुत बड़ा क्या चला, एक युद्ध चला, एक विद्रोह चला, जिसमें लाखों लोग शामिल थे किसके, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो वही कह रहा कि जब जो अंग्रेज़ थे, जब उनका 100 साल पूरा हो गया था, यानी कि 100 साल से वो राज कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था हमारे भारतीय लोगों को। तो जब हद हो गया, यानी कि हद से बाहर हो गया, तो सारे लोग इकट्ठा होकर 1857 में एक बहुत बड़ा क्या कर दिए, एक रिवोल्ट छेड़ दिए, यानी कि युद्ध छेड़ दिए किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो वही लिखा है आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ कन्क्वेस्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस अ मैसिव रिविलियन, यानी कि बहुत बड़ा एक विद्रोह उन्होंने देखा किसके खिलाफ, अपने खिलाफ, जो भारत के लोग ने मई में 1857 में स्टार्ट किया था। किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत में। तो इसको डेट याद रखिएगा, कब हुआ था, मई 1857, यानी कि जितने भी लोग थे, जितने भी तरह के हमारे भारतीय लोग थे, चाहे सिपाही हो गए, चाहे किसान हो गए, चाहे कोई भी हो गया, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ा था, वो कब लड़ा था, मई 1857 में। बहुत बड़ा वो मैसिव रिबिलियन था, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई सिपाही के द्वारा, यानी कि 1857 में जो सिपाही थे, सिपाही यानी कि जो भारतीय सिपाही थे, उन्होंने क्या किया, ऑर्डर मानना बंद कर दिया। कब, कहाँ से, मेरठ से। अभी मैंने पिक्चर दिखाया था पीछे ना, ये वाला पिक्चर, किस तरीके से कहाँ पे, मेरठ में सिपाहियों ने अंग्रेज़ों का जो आदेश था, जो ऑर्डर था, वो मानना बंद कर दिया था और ये भी लोग क्या हो गए, शामिल हो गए उनके खिलाफ लड़ने में। तो सिपाही थे, किसान थे और कई तरह के जमींदार, मनीलैंडर थे, राजा थे, जो भारत की तरफ से लड़ने लगे अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। बहुत बड़ा एक युद्ध छिड़ गया था। तो किस नाम से जाना जाता है युद्ध, द
द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये डेट याद रखिएगा, मई 1857। ये MCQ में जरूर पूछेगा और 100% पूछेगा कि जो मैसिव विद्रोह था, यानी कि बहुत बड़ा जो विद्रोह था लोगों के द्वारा किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो कब था? तो मई 1857 में था। देखो इस पिक्चर में दिखाया गया किस तरीके से हमारे भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई किया था। जैसे यहाँ पर दिखा फिगर दिया गया है, कह रहा 3 जुलाई को, यानी कि मई के बाद की बात कर रहा है, 3 जुलाई को 1857 में लगभग 3000 विद्रोह यानी कि भारतीय लोग आए। कहाँ पर? बरेली में आए, जो यूपी का बरेली है, ठीक है, वहाँ पर लोग 3000 आए जमुना पार करके, यानी जो जमुना नदी है उसको पार करके कहाँ दाखिल हुए? दिल्ली में। और सारे लोग मिलकर, यानी कि 3000 लोग मिलकर अटैक कर दिए ब्रिटिश रूल पे, यानी कि अंग्रेज़ों पे ऊपर अटैक कर दिए वो 3000 लोग। तो वही ये पिक्चर दिखा रहा है किस तरीके से 3000 लोग कहाँ से आए हैं? बरेली में आए और बरेली से इंटर कर दिए कहाँ से? दिल्ली में, ठीक है, और वहीं पर उन्होंने अटैक कर दिया अंग्रेज़ों के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, यानी कि जो मेरठ के लोग थे वो दिल्ली में आने लगे, यानी कि जो सिपाही थे, जो भारतीय सिपाही थे, जो दिल्ली में जो मेरठ में आदेश नहीं मान रहे थे, उन्होंने देखा कि काफ़ी लोग जा रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में मेन पावर था, ठीक है। जो दिल्ली में जो अंग्रेज़ बैठा था, डलहौसी हाउस थी, वही मेन इस अंग्रेज़ों का क्या था? राजा था। तो ये सब लोग कहाँ जाने लगे? दिल्ली में जाने लगे। तो ये जो मेरठ के सिपाही थे वो भी लोग कहाँ जाने लगे? दिल्ली में जाने लगे उससे लड़ने के लिए। तो पहुँचते पहुँचते उन्होंने 8 अप्रैल 1857 की बात कर रहा है। कब? 8 अप्रैल 1857। एक बहुत बड़ी इस डेट को क्या हो गया? दुर्घटना हो गया। क्या दुर्घटना हुआ? देखो, एक बहुत ही जवान सोल्जर था, यानी कि बहुत ही जवान सोल्जर था भारत का, जिसका नाम था क्या? मंगल पांडे। कहाँ थे ये? बहुत बड़े वीर थे हमारे भारत के, जो सबसे पहला युद्ध छिड़ा गया था किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। अगर इतिहास में आप पढ़ेंगे, कभी भी एग्ज़ाम में आएगा, जब तक आप जॉब नहीं लगता तब तक आप पढ़ते रहेंगे, तो कभी पढ़िएगा, देखिएगा जो सबसे पहला युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसने क्या किया था, उनके खिलाफ मोर्चा उठाया था, वो कौन थे? मंगल पांडे थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहली बार क्या किया था? युद्ध छेड़ा था। कौन थे? मंगल पांडे थे। तो वही कह रहा है कि 8 अप्रैल 1857 में इनको टांग दिया गया, यानी कि फांसी दे दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। क्यों फांसी दी गई? क्योंकि इन्होंने अपने ही सैनिक को, यानी कि अपने ही मित्र को, जो कि अंग्रेज़ था, उन्होंने क्या कर दिया था? मार दिया था। क्यों मार दिया था? क्योंकि जो दोस्त था वो लोगों को सता रहा था, उन लोगों को ज़बरदस्ती मार रहा था, गोली मार रहा था। इन्होंने क्या किया? उसको मार दिया, जिसकी वजह से मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कब? 8 अप्रैल 1857 में। और फांसी किस जगह पे दी गई? बरकपुर में। बरकपुर एक जगह है भारत में, वहीं पर इनको फांसी दी गई थी। इनके फांसी देने के बाद अब क्या हुआ? देखो, बहुत बड़ा एक युद्ध छिड़ा था इनके फांसी के बाद। देखते हैं। फिर बात आता है इनके मारने के लगभग कुछ दिन बाद, लिखा है ना, कहा गया सम डेज लेटर, यानी कि इनके मारने के बाद, जो मंगल पांडे थे, इनके मारने के कुछ दिन बाद जो हमारे सिपाही थे, यानी कि जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, उनको क्या चला? उनको पता चला कि जो हमारी बंदूक की गोली है वो किससे बन रही है? गाय के और सूअर के चमड़े से बन रही है। किससे बनी है? गाय के चमड़े से और सूअर से। यानी कि जो अंग्रेज़ थे इतने ज़्यादा मतलब दुर्व्यवहारी थे कि गायों को मार रहे थे, यानी कि जो हमारी गाय है, गाय माता है, उनको मार रहे थे और सूअरों को मार करके गोली बना रहे थे। जो गोली उसमें चल रही थी बंदूकों के द्वारा, वो किससे बनती थी? गाय और सूअर के चमड़ों से। जब इनको पता चला तो उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब हम आपका जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? हमारे धर्म को, हमारे गाय माता को, हमारे जो जानवर हैं उनका यूज़ करके आप गोली बारूद बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम आपके लिए काम नहीं कर सकते। जब ये बात अंग्रेज़ों ने सुना, ठीक है, जब लोगों ने सुना कि ये लोग कैसे हमारे से ऊपर बात कर रहे हैं इस तरीके से कि हम लोग छोड़ देंगे, तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों ने क्या किया? लगभग 85 सिपाही को, यानी कि लगभग 85 सिपाही को उन्होंने तुरंत डिसमिस कर दिया, यानी कि नौकरी से निकाल दिया, और तुरंत उनको उठा के 10 साल के लिए जेल में ब्लॉक कर दिया। यानी कि जो अंग्रेज़ थे, जब उन्होंने सुना कि ये लोग अपने जॉब छोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया? छोड़ने से पहले इनको जॉब से निकाल दिया, और निकालने के बाद 10 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। क्यों जेल में बंद कर दिया? क्योंकि ये लोग ऑर्डर नहीं मान रहे थे उनका। और ये डेट कब हुआ? वो 9 मई 1857 में, यानी कि 1857 में सब कांड हो रहा था। मंगल पांडे को भी फांसी 1857 में दी गई 8 अप्रैल को, और इनको जेल में भी बंद कर दिया। कब? 1857 में। और जो लोग आ रहे थे 3000, कहाँ से आ रहे थे? मेरठ से आ रहे थे दिल्ली में। वो भी कब आ रहे थे? 1857 में। यानी कि एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था उस समय में, ठीक है। तो ये 85 सिपाहियों को कहाँ बंद कर दिया गया? जेल में बंद कर दिया गया 10 सालों के लिए, क्योंकि वो ऑर्डर नहीं मान रहे थे। क्योंकि जो बंदूक की गोली थी वो किससे बन रही थी? गाय के और सूअर के चर्बी से, यानी कि उनके चमड़ों से। अब देखो,
अगला पैराग्राफ में कह रहा है जो लोग आए थे, यानी कि जो 3,000 लोग आए थे, कहाँ से, मेरठ से दिल्ली में आए थे। उन्होंने जब ये बात को, जब उन्हें पता चला कि हमारे 85 सिपाहियों को उन्होंने जेल में बंद कर दिया है, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक मार्च किया, यानी कि लगभग 100, 3,000 लोग थे। अब 3,000 लोग जब उस जेल के सामने खड़े हो जाएंगे और मांग करेंगे कि नहीं, जो हमारे 85 सिपाही हैं उनको रिहा करो, रिहा करो, तो भाई रिहा तो करना पड़ेगा। तो वही कह रहा कि 10 मई को, यानी कि 9 मई को इनको जेल में बंद कर दिया गया, यानी कि 50 सिपाहियों को। और 10 मई को जब उनको पता चला, तो जो सोल्जर आ रहे थे कहाँ से, मेरठ से, उन्होंने क्या कर दिया, मार्च कर दिया जेल की तरफ कि उनको, जो हमारे भाई सिपाही हैं, जो 50 सिपाही को तुमने जेल में बंद कर दिया, उनको छोड़ो, तुरंत उनको रिलीज़ करो। जब उन्होंने क्या कर दिया, उनको बात नहीं माने थे, जो हमारे सिपाही थे, जो आए थे कहाँ से, मेरठ से दिल्ली में, उन्होंने अटैक कर दिया और कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर को मार डाला। लिखा है ना, दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर, दे कैप्चर्ड गन एंड ammunition and set fire to building and property of the British and declare for a फिरंगीज। यानी कि जो लोग आए थे 3,000, जब उन लोगों ने क्या कर दिया, देखा कि ये लोग आज़ाद नहीं कर रहे हैं हमारे भाइयों को, तो उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया उस स्टेशन पे। और कई सारे हमारे जो लोग थे, यानी कि जो भारतीय लोग थे, वो अंग्रेज़ों के सिपाहियों को मार डाला। और वहाँ पे जितने भी बंदूक थे वहाँ उठा लिए, चुरा लिए, और डिक्लेयर कर दिए कि जितने भी अंग्रेज हैं आज से हमारे लिए क्या है, फिरंगी है, यानी कि हमारे लिए फिरंगी। फिरंगी क्या होता है, फिरंगी फॉरेनर को कहते हैं, जो बाहर से आए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, देखो है ना, फिरंगी फॉरेनर्स, द टर्म रिफ्लेक्ट एंड एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट, यानी कि ऐसे फिरंगी जिनके अंदर क्या है, दया नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया, फिरंगी डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी अंग्रेज हैं क्या है, फिरंगी हैं। वो 3,000 लोगों ने, यानी कि जो वहाँ से आए थे, कहाँ से, मेरठ से, उन 3,000 लोगों ने और 85 लोग ये जो जेल में बंद कर दिए, तो उन सब ने मिल के सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इन रूल को ख़त्म करना है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म करना है पूरे भारत से। ठीक है, तो एक उसमें से एक क्वेश्चन पूछा है कि एक जो भारतीय सिपाही था, जो भारतीय सिपाही था, उसने इन लोगों से क्वेश्चन पूछा, अगर हम उनको भगा देते हैं, यानी कि अंग्रेज़ों को हम अगर भगा देते हैं भारत से, तो उसके बाद राज कौन करेगा हम पे। ठीक है, तो एक ने आंसर दिया, मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र। लिखा है ना, बट हु वर रूल्ड द इंस्टीड ऑफ इंस्टीड, यानी कि अगर फिरंगी को भगा दिया गया या मार दिया गया, तो उनके जगह पे राज कौन करेगा। तो उन्होंने एक आंसर दिया, कौन, बहादुर शाह जफ़र। और यही थे हमारे मंगल पांडे। देखो लिखा गया ना, मंगल पांडे, जिसको फांसी पे लटका दिया गया था। और यही पहले सिपाही थे जिन्होंने अंग्रेज़ पे क्या कर दिया था, गोली मार दी थी, यानी कि अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ना शुरू किया था, मंगल पांडे। ठीक है, जो सिपाही थे, जो, ठीक है, जितने भी सिपाही थे, वो क्या कर दिए, रातों रात 10 मई को ही, यानी कि 9 मई को बंद हुए थे जेल में, 10 मई को उन्होंने छोड़ाया, और 10 मई की रात में ही वो लोग कहाँ निकल गए, दिल्ली के लिए निकल गए। लिखा ना, ऑन नाइट ऑफ 10th मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगले ही सुबह वो लोग कहाँ पहुँच गए, दिल्ली में पहुँच गए हैं पैदल ही। ठीक है, उन्होंने रातों रात कहाँ पहुँच गए, दिल्ली में पहुँच गए हैं अगले ही सुबह। और कहाँ पहुँच गए हैं, बहादुर शाह जफ़र के किले के बाहर पहुँच गए और डिमांड करने लगे कि आप हमारे लिए लड़िए और आप हमारे क्या बनिए, हमारे राजा बनिए, हमारे लीडर बनिए। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, उन्होंने सोचा कि अगर हमारे पास तो बस 3 से 4 हज़ार लोग हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के पास काफ़ी लाखों लोग सिपाही हैं, तो डर गए कि हम कैसे लड़ेंगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। बहादुर शाह जफ़र ने फिर यहाँ के जो लोग थे, यानी कि जो हमारे भारतीय सिपाही थे, जो किसान थे, उन्होंने समझाया कि हम आपका पूरा साथ देंगे, आप हमारे लिए क्या करिए, हमारे लिए लड़िए और हम आपका पूरा साथ देंगे। ठीक है, तो वो बहादुर शाह जफ़र ने भी क्या कर दिया, हाँ ही भर दिया कि ठीक है चलो हम तुम्हारे साथ हैं और तुम चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं और हम लोग मिल के क्या करेंगे, अंग्रेज़ों को भगाएंगे या अंग्रेज़ों को मार डालेंगे। ठीक है, यही है बहादुर शाह जफ़र। इन्होंने क्या किया था, उन सिपाहियों के साथ मिल के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था। अब देखते हैं, फिर यह बताया गया है जब ये मतलब क्या हुए, तैयार हो गए लड़ने के लिए, तीनों ने क्या किया, अपने कई सारे दोस्तों को बुलाया, मतलब कई सारे इनके जो राजा दोस्त थे अलग अलग जगह पे, उन लोगों को बुलाया और कहा कि जितने भी तुम्हारे सैनिक हैं उन लोग के आओ दिल्ली में। ठीक है, हम लोग मिल के इनको हराएंगे। जैसे नहीं होता है कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में, किसी को कोई मार देता है तो पूरा अपने दोस्त को लोग बुला लेते हैं मारने के लिए, तो ऐसे इन्होंने भी किया, बहादुर शाह जफ़र ने भी किया। जितने भी इनके दोस्त थे उन लोगों ने बुला लिया और कहा देखो तुम सब लोग आ जाओ हथियार लेके, हम लोग क्या करेंगे, हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ हमारा साथ दो। तो जितने भी इनके दोस्त थे, जितने भी छोटे छोटे राजा थे, जो इनको मानते थे, वो सारे लोग कहाँ गए, दिल्ली में आ गए, ये सोचकर कि हम लोग अगर जंग जीत जाते हैं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग अंग्रेज़ों से फ्री हो जाएंगे, हम लोग अंग्रेज़ों से मुक्त हो जाएंगे, हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। सारे लोग कहाँ गए, दिल्ली में आ गए अंग्रेज़ों के लिए
सॉरी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। फिर लिखा है अगले पैराग्राफ में कि ब्रिटिश वालों ने यानी कि अंग्रेज़ों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, यानी कि कभी सोचा नहीं था कि 3000 लोग मिल के एक बहादुर शाह जफ़र को राजा को राजी कर लेंगे और बहादुर शाह जफ़र कभी भी क्या करेंगे, अपने दोस्तों को बुलाएंगे नहीं। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। लिखा है ना, द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से लोग इकट्ठा होंगे हमारे खिलाफ। ठीक है, लास्ट में सबसे इकट्ठा हो गए तो इन्होंने क्या बोल दिया, धावा बोल दिया अंग्रेज़ों पे, और सारे अंग्रेज़ को दिल्ली से क्या कर दिया, भगा दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी जीत हुई थी। अब अगला टॉपिक आता है हमारा द रिबेलियन स्प्रेड, यानी कि धीरे धीरे अभी तो बस दिल्ली में फैला हुआ था, पूरे भारत में फैलना बाकी था, यानी कि पूरे भारत से भगाना उनको अभी बाकी था। ठीक है, तो ये तो जो बहादुर शाह जफ़र थे और 3000 लोग थे और इनके जो दोस्त थे बस दिल्ली से भगाए थे, क्योंकि दिल्ली में ही क्या था, इनका मेन राजा था। मेन राजा को तो भगा दिए थे लोग, अब बारी था अलग अलग राज्य में भगाने से। तो ये कह रहा है कि जब ब्रिटिश वहाँ से भाग गए दिल्ली से, तो लोग क्या करने लगे, अलग अलग जगह पे जाने लगे जहाँ पर उनका ज़्यादा पावर था। ठीक है, तो ये भी लोग क्या कर दिए, ये भी जो विद्रोही थे यानी कि बहादुर शाह जफ़र थे, ये भी क्या करने लगे, अपने अपने सैनिक को अलग अलग जगह पे भेजने लगे और कहने लगे कि जाओ जहाँ पर ये सैनिक हैं, यानी कि जहाँ पे अंग्रेज़ हैं, उनके मार के भगाओ। ठीक है, जब इन्होंने भेजा अलग अलग जगह पे, जैसे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में जितने भी छोटे छोटे सैनिक थे वो क्या हुए, ज्वाइन हो गए थे बहादुर शाह जफ़र के इस मूवमेंट में, ताकि अंग्रेज़ों को क्या कर दिया जाए, भगाया जा सके। तो वही कह रहा है कि जो रेजिमेंट थे अलग अलग जाते थे और अलग अलग जगह पे जाके लोगों को ज्वाइन करते थे अपने आर्मी में, यानी कि अपने ट्रूप्स में, जैसे कि दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में जाके लोगों को जोड़ते थे और लोगों से कहते थे कि हमको क्या करना, मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है। इस तरीके से देखते ही देखते जितने भी शहर के, गांव के जितने भी लोग थे, जितने भी किसान बच गए थे उस भागीदार में होने में, वो भी लोग क्या होने लगे, भाग लेने लगे उस लड़ाई में, यानी कि बहुत बड़ी क्या बन गया था, एक युद्ध छिड़ गया था बस 29,000 लोगों के द्वारा। यानी कि धीरे धीरे क्या कर दिया, देखते ही देखते पूरे यूपी बिहार में ही ये बात फैल गई थी कि लोग क्या कर चुके हैं, अब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिए हैं और हमको भी क्या होना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए लड़ना, ताकि हमको आज़ादी मिल सके। अब बात करता है कहाँ पर, कानपुर में। कानपुर में एक राजा था जिसका नाम था क्या, बताओ, नाना साहेब। नाना साहब कौन था, लड़का था किसका, लेट पेशवाजी बाजीराव का। बाजीराव कौन थे, बहुत बड़े एक योद्धा थे, उन्हीं का एक लड़का था नाना साहेब। जो बहादुर शाह जफ़र ने बताया कानपुर में इस राजा से, यानी कि नाना साहब से, कि हम आर्मी भेज रहे हैं आपके राज्य में ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कर सकें, लड़ सकें। तो इन्होंने भी क्या कर दिया, हिस्सा लिया नाना साहब ने, और ये मिल के क्या कर दिए, कानपुर से भी अंग्रेज़ों को भगा दिया। तो बहादुर शाह जफ़र ने दिल्ली से भगाया, नाना साहब ने कानपुर से भगाया, और देखते ही देखते झांसी की रानी यानी कि ये लक्ष्मीबाई ने अपने झांसी से भगाया। तो देश से मिल के सारी जगह से धीरे धीरे लोग भगा रहे थे अंग्रेज़ों को, ताकि वो फ्री हो सके, उनको आज़ादी मिल सके। ऐसे ही यहाँ कई सारे नाम दिए गए हैं जो उस मूवमेंट में शामिल हुए थे। जैसे लिया है ना, सबसे पहले कौन थे, लखनऊ के थे। ठीक है, फिर बहादुर जफ़र थे, फिर हमारे ये थे कौन, नाना साहब, फिर ब्रिटिश का कादर थे, और कई सारे लोग थे जो इस मूवमेंट में शामिल हुए थे। जैसे एक और नाम दिया गया है वाजिद अली शाह। ठीक है, ये सब क्या थे, नवाब थे, और सब साथ मिल के क्या करिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, और लास्ट में लोग जीते भी। देखो लास्ट में दिया भी है कि इन झांसी में, यानी कि झांसी की जो रानी थी कौन, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी क्या किया, ज्वाइन किया इस मूवमेंट को और रिबेल होकर यानी कि विद्रोहियों को भगाया, यानी कि जो अंग्रेज़ थे उनके खिलाफ लड़ा। देखो यहाँ पर दिखाया गया इस पिक्चर में किस तरीके से लोग जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और बहादुर शाह जफ़र हो गए, चाहे नाना साहब हो गए, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, सब लोग एक साथ मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। कब, 1857 में, यानी कि 1857 में। एक राजा थे जिसका नाम था तात्या तोपे। उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के लिए लड़ा था, यानी कि जो ब्रिटिश वाले थे उन्होंने हेल्प मांगा किससे, तात्या तोपे से। तो तात्या तोपे जो था उसमें राजी हो गया था, अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब अंग्रेज़ जीत जाएंगे तो सारा साम्राज्य हमको मिल जाएगा, लेकिन अंग्रेज़ तो हार गए थे, तो तात्या तोपे घाटा हो गया। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी योद्धा है जिसका नाम दिया गया है, कहाँ की है वो, मध्य प्रदेश की हैं, जिसका नाम था रानी अवंतीबाई लोधी, जो कहाँ की थी, रामगढ़ की थी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है रामगढ़। ठीक है, वहाँ की ये रानी थी कौन, अवंतीबाई लोधी। इनके पास लगभग 4,000 सिपाही थे, यानी कि 4,000 भारतीय सिपाही थे जो किसके खिलाफ लड़े थे, ब्रिटिश वालों के खिलाफ लड़े थे, और उन्होंने जीता भी था, अपने स्टेट में पूरी तरह से आज़ादी लाई थी, उनको आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, तो भी कौन थी, इस मूवमेंट में शामिल हो गई थी, कौन, रानी अवंतीबाई। तो इसका नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि रानी अवंतीबाई ने क्या किया था। रानी अवंतीबाई ने बहादुर शाह जफ़र के मूवमेंट को ज्वाइन किया और अपने 4,000 सैनिक के साथ क्या किया, ब्रिटिश वालों के खिलाफ
लड़ा और जीता भी, और अपने स्टेट को यानी कि अपने रामगढ़ को फ्री किया इन अंग्रेज़ों के दिक्कतों से। यहाँ देखो एक पिक्चर दिया गया है हमारे योद्धा नाना साहेब का। इस तरह से हमारे नाना साहेब थे जो कानपुर में या लखनऊ में जाके लड़े थे, ठीक है, फ़ोटो है उनका। फिर यहाँ बताया गया किस तरीके से जो हमारे जो ब्रिटिश आर्मी थी वो हार रही थी हर जगह पे। लिखा है ना, दे वर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल। कई सारे युद्ध हो रहे थे, जितना भी युद्ध हो रहे थे, चाहे या यूपी का हो, चाहे कानपुर का हो, चाहे लखनऊ का, चाहे दिल्ली का हो, चाहे झांसी का हो, वो हर जगह पे क्या कर रहे थे, हार रहे थे, डिफीट हो रहे थे हमारे वीर योद्धा से। एक बात, एक कहानी है उसी बीच में, यानी 1857 में जब अंग्रेज़ हार रहे थे तो लिखा है कि 6 अगस्त 1857 में, भाई जब युद्ध हो रहा था तो 6 अगस्त 1857 में एक टेलीग्राम आया। उस टेलीग्राम में क्या लिखा था और किसने भेजा था, ध्यान सुनिएगा। उस टेलीग्राम को भेजा था किसने, लेफ्टिनेंट कॉलोनल टाइटलर ने, ठीक है। ये लिख उसमें चिट्ठी में, टेलीग्राम मतलब था चिट्ठी, तो उसमें चिट्ठी होती थी, फ़ोन नहीं होता था। तो लेफ्टिनेंट कॉलोनल टाइटलर ने भेजा था, ये लिखकर भेजा था कि हमारे जो लोग हैं वो डर रहे हैं और वो हार भी रहे हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे लोग थे, जितने भी हमारे ज़मींदार थे, जितने भी भारतीय लोग थे, वो सारे लोग हमारे खिलाफ़ हो गए हैं और हमें अब डर लग रहा है, ठीक है। देखो साफ साफ लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, साफ साफ लिखा। देखो उन्होंने लिखा है, किन्होंने लिखा, लेफ्टिनेंट कॉलोनल टाइटलर लिखा है उस टेलीग्राम में कि आवर मेन आर कोवर्ड बाय द नंबर ऑफ पोस्ट टू देम, यानी कि जो हमारे इंसान है, यानी हमारे लोग हैं वो डर गए हैं, वो क्या हो गए हैं, मतलब डर रहे हैं लोगों से, टू इंडलेस फाइटिंग, क्योंकि लगातार युद्ध चल रहा था। जी लिखा है इंडलेस फाइटिंग, एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, यानी कि जितने भी गांव के लोग हैं वो हमारे खिलाफ हो गए हैं, और जितने भी जमींदार हमारे लिए काम करते थे वो भी क्या हो गए, हमारे अपोज में आ गए, यानी कि हमको भगाने पे तुले हुए हैं। तो उस टेलीग्राम में लिखा था, यानी कि उस समय में 1857 में पूरी तरह से जो ब्रिटिश वाले थे वो डर गए थे, ठीक है। अगर यही काम अगर पूरे देश में अगर हुआ रहता उस समय, तो उसी समय में यानी कि 1857 में ही अंग्रेज़ भाग गए रहते, लेकिन ये काम पूरे देश में नहीं हो पाया, बस यूपी, बिहार, दिल्ली और कुछ राज्यों में ही हो पाया था, जिसकी वजह से फिर से अंग्रेज़ आ गए थे। लेकिन वो सब बाद में हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं किस तरीके से हमारे वीर योद्धाओं ने अंग्रेज़ को भगाया था नॉर्थ पार्ट से, यानी कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली से। अब आता है अगले पैराग्राफ में, यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जब अंग्रेज़ भाग गए इन राज्यों से या इन सिटीज़ से, तो नए नए क्या करते, नए नए राजा आ रहे थे राजा बनने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है अहमदुल्ला शाह, ये भी कौन थे, ये चाहते थे राजा बने, कहाँ के, फैज़ाबाद के, ठीक है। प्रोफिन्स्ड दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश वुड कम टू एन इंड एंड सून, यानी कि जितने भी राजा थे, जितनी भी सिटी थी जहाँ से अंग्रेज़ भाग रहे थे, वहाँ के जो पुराने राजा थे वही कह रहे थे कि हम भाई हमको फिर से आप लोग क्या कर दिए, राजा बना दीजिए, ताकि हम अपने राज्य का, अपने शहर का, अपने ज़िले का क्या कर सकें, सुरक्षा कर सकें अंग्रेज़ों से। इसके बाद एक और पॉइंट दिया गया है, एक राजा थे, सॉरी राजा नहीं, एक सोल्जर था जिसका नाम था भक्त खान। क्या नाम था, भक्त खान। देखो मुस्लिम भी है और हिंदू का भी नाम रखा है। तो उस समय में योद्धा जरूरी था और अभी भी ज़रूरी है कि हम लोग मिल के रहें, धर्म को न बांटें। इसलिए सिखाता है, ये सब हिस्ट्री पढ़ना चाहिए हमको, ताकि पता चलता है कि धर्म, बस एक धर्म अपनी जगह है और इंसान अपनी जगह है, धर्म को लेकर कभी नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। वो तो पॉलिटिक्स वाले होते हैं जो लड़वाते हैं, वो सब बाद में देखते हैं। पहले कह रहा है एक बहुत बड़े योद्धा था जिसका नाम था भक्त खान, उसने एक बहुत बड़ा एक आर्मी बना लिया था, ठीक है, जो कि दिल्ली में आकर हिंदुओं के लिए, यानी कि सॉरी हमारे भारत के लिए लड़ा था और अंग्रेज़ों को क्या कर दिया था, भगाया था। तो यहाँ पर लिखा भक्त खान अ सोल्जर फ्रॉम बरेली, कहाँ से आया था, बरेली से आया था, जो बहुत बड़ा एक फोर्स को संभाल रहा था। उसने दिल्ली में आया और दिल्ली में बहुत बड़ा विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, और उसने जीता भी इस युद्ध को, ठीक है। फिर बात आ रहा है इन बिहार का। बिहार में क्या हुआ था, देखो एक जमींदार था बिहार में जिसका नाम था क्या, कुंवर सिंह। क्या नाम था, कुंवर सिंह। ये जमींदार था कहाँ पर, बिहार में जमींदार था। जब उसने सुना कि बहादुर शाह जफर के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कई सारे जो राजा थे मिल के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इसने क्या कर दिया, उस मूवमेंट में ज्वाइन हो गया और इसने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे कई सारे नए राजा, जो भारतीय राजा थे, भारतीय लोग थे, भारतीय किसान थे, भारतीय सिपाही थे, एक साथ मिलकर इन राज्यों से क्या किए, अंग्रेज़ों को भगा दिए थे। तो इस तरीके से जीता। अगला टॉपिक आता हमारा था कंपनी फाइट बैक। मैंने बोला था ना कि इन जगह पे बस अंग्रेज़ों को भगाया गया था, लेकिन बाकी जो जगह थे जैसे गोवा, मुंबई, कोलकाता और भी जगह थे, ठीक है, आसाम वगैरह, यहाँ से मतलब अंग्रेज़ का काफ़ी ज़्यादा पावर था, लेकिन वहाँ के लोग अभी क्या हुए थे, इस मूवमेंट में शामिल नहीं हो पाए थे, जिसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने क्या किया, देखो ध्यान से सुनना बस। उन्होंने देखा कि नॉर्थ में हमारे लिए क्या है, खतरा है, यानी कि नॉर्थ यानी कि यूपी, बिहार, सॉरी महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया और दिल्ली हो गया, यहाँ पर हमारे लिए खतरा है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं पूरी तरह से
विद्रोही हो गए हैं, वहाँ से पूरी तरह से लोग रिबेलियन हो गए हैं। लेकिन जो ये जो पार्ट है, साउथ वाला पार्ट, ईस्ट वाला पार्ट और वेस्ट वाला पार्ट, यहाँ पे लोग अभी उस मूवमेंट में शामिल नहीं हो रहे थे। पता नहीं क्यों नहीं हो रहे थे, वो तो बात की बात है। उसी का फ़ायदा उठाया इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन्होंने एक टेलीग्राम भेजा। कहाँ पे? इंग्लैंड में। लिखा है ना, इंग्लैंड में इन्होंने टेलीग्राम भेजा और बोला कि हमारे कई सारे सैनिक मारे गए हैं और कई सारे सैनिक को भेजिए, और उसके साथ कई सारे मॉडर्न हथियार भी भेजिए इंडिया में। तो हथियार आया, सैनिक भी आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर से अंग्रेज़ों ने क्या किया, धावा बोल दिया नॉर्थ ईस्ट, यानी कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, अवध में, बिहार में, सब फिर से क्या कर धावा बोल दिया और फिर से अपने अंडर में ले लिया। भाई जाहिर सी बात है, हमारे पास लिमिटेड सैनिक थे, यानी कि जो भारत के सिपाही थे वो लिमिटेड थे। लेकिन अंग्रेज़ क्या कर दिए, उन्होंने टेलीग्राम भेजवाया इंग्लैंड में और बोला कि बहुत सारे हथियार भेजिए और बहुत सारे सैनिक को भेजिए ताकि हम फिर से ऑक्यूपाई कर सकें। तो उन्होंने भेजा भी और इन्होंने फिर से क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, दिल्ली फिर से इनके कैप्चर में हो गया, यानी कि इनके अंडर में आ गया। जो दिल्ली इन्होंने जीता था बहादुर शाह जफर से, वो फिर से इनके अंडर में आ गया। और इन्होंने जब जीता, कब जीता था, सितंबर में जीता था, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त तक युद्ध लड़ा इन लोगों ने और जीता भी। और ठीक एक महीना बाद, यानी कि अगस्त में ही, सितंबर में ही 1857 की बात है, जो लास्ट मुगल एम्परर था, कौन, बहादुर शाह जफर को इन्होंने क्या कर दिया, उठा के जेल में बंद कर दिया। कौन से जेल में? रंगून जेल में। ठीक है, कब? 1857 में, सितंबर में ही। और साथ ही साथ इनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था उनका, बेगम जिन्नत महल, उनको भी उठा के जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, दोनों को, यानी कि वाइफ और बहादुर शाह जफर को भी दोनों उठा के जेल में बंद कर दिया गया और फिर से दिल्ली को अपने अंडर कर लिए ले। और देखते ही देखते 2 साल बाद, यानी कि 62 में, यानी कि लगभग 4 साल बाद बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाती है उस जेल में ही। ठीक है, इस तरीके से फिर से क्या कर दिए, अंग्रेज़ों ने फिर से क्या कर दिया, धावा बोल दिया और अपने अंडर में सब कुछ ले लिया। अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद तुरंत ही अंग्रेज़ों ने ऑक्यूपाई कर लिया। उनको 2 साल लगे थे फिर से अपने पावर को पाने के लिए, यानी कि जो लखनऊ था, झांसी था, अवध था और कानपुर था, लखनऊ था, यहाँ से जब अंग्रेज़ भागे थे तो अंग्रेज़ों को उस शहर को, यानी कि उस राज्य को पाने के लिए 2 साल लग गए थे। क्यों लग गए थे? क्योंकि बहादुर शाह जफर मरने के बाद जितने भी लोग थे वो लोग क्या करने, लड़ते रहे और लड़ते 2 साल हो गए। 2 साल के बाद अंग्रेज़ों ने फिर से हर जगह पे फिर से क्या पाया, अपना पावर पाया। वहाँ पे लिखा है, देखो, पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। जो लोग थे वहाँ के नॉर्थ पार्ट के, वो लगातार लड़ते रहे और लड़ते लगभग 2 सालों तक इन्होंने लड़ा और लास्ट में इन्होंने क्या कर दिया, बेचारे अपने जान खो बैठे और लास्ट में फिर से अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया हर एक पार्ट को और फिर से राज करने लगे। देखो, फिर से बताया गया कि जो लखनऊ था, जहाँ से नाना साहब ने क्या कर दिया, अपने अंग्रेज़ों को भगाया था युद्ध करके, वहाँ पे लखनऊ में 1858, यानी कि 1 साल बाद लखनऊ में भी क्या कर दिया, इन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया अंग्रेज़ों ने। लिखा है ना, लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858, यानी कि मार्च के महीने में 1858 में, यानी कि ठीक 7-8 महीने बाद ही अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर भी कैप्चर कर लिया दोबारा। और साथ ही साथ 1858 में जून में ही, यानी कि लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 3 महीने बाद ही रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया और हरा दिया। कब? जून में ही। ठीक है, इस तरीके से अंग्रेज़ों ने फिर से अपना पावर क्या कर जमाना शुरू कर दिया। तो लखनऊ में कब किया था? मार्च 1858 में। और ठीक 3 महीने बाद, यानी कि जून में ही, 1858 में ही रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने हरा के मार दिया। ठीक है, और वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही साथ उन लोगों ने क्या कर दिया, रामगढ़ की जो रानी थी, कौन, रानी अवंती बाई, उन लोगों ने क्या कर दिया, चारों ओर से उनको घेर लिया था और उनको भी क्या कर दिया, हरा के मार दिया। और तात्या तोपे जो उनका साथ दे रहा था, क्या कर दिया, भाग गया था जंगल से टू सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यू टू फाइट अ गुरिल्ला वॉर विद द सपोर्ट ऑफ मेन ट्राइबल एंड पीजन लीडर ही कैप्चर्ड ट्राइड, एंड उसको भी क्या कर दिया, लास्ट में 1859 में मार दिया गया था। यानी कि जितने भी लोग थे, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, चाहे रानी अवंती बाई हो गई, उनको मार दिया गया था 1859 में। ये सब पाने के बाद जब ब्रिटिश से सब पा गए, यानी कि जहाँ जहाँ खोए थे अपना पावर, उस जगह पे फिर से पा गए हैं, तो ब्रिटिश ने सोचा ये फिर से हो सकता है, यानी कि फिर से ये लोग जो हिंदू लोग हैं, यानी कि जो इंडिया के लोग हैं, वो फिर से हमला कर सकते हैं। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, एक नया लॉ निकाला। उस लॉ में इन्होंने ये कहा कि देखो, हम लोग ना आपको पसंद करेंगे, ना आप लोग हमको पसंद करिएगा। सीधा सीधा उन्होंने कहा, ठीक है, कि आप लोग की जो ज़मीनें हैं वापस हम लोग दे रहे हैं और हम लोग के भी यहाँ रहने दीजिए, बिजनेस करने दीजिए। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, लॉयल लैंड होल्डर्स को पाला कि जितने भी हमारे लिए लॉयल रहेंगे, यानी कि हमारे को धोखा नहीं देंगे, उनको
कोई कुछ नहीं करेगा, जितने भी लोग हमको धोखा देंगे उनको हम लोग मार डालेंगे। इस तरीके से उन्होंने नया नया लॉ लाया और इस तरीके से अपना पावर फिर से जमा लिया पूरे भारत में। देखो यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से जो दिल्ली में बहादुर जफर थे गेट को बंद कर दिए थे, लेकिन इतने ज़्यादा ब्रिटिश वाले आ गए थे। देख रहे हो ना कितने लोग हैं, लगभग लाख नहीं तब 10,000 लोग होंगे। 10,000 ब्रिटिश आर्मी घुस गई थी उन रेड फोर्ट के किले में। देखो दिखा है, ब्रिटिश ट्रूप्स ब्लो अप काश्मीरी गेट एंटर द दिल्ली, यानी कि दिल्ली का जो रेड फोर्ट था, यानी कि जो किला था जिसमें बहादुर जफर बैठे थे, इतने लोगों ने क्या कर दिया, हमला बोल दिया। इसीलिए बेचारे बहादुर शाह जफर भी हार गए थे। और इनको पकड़ने के बाद जितने भी तरह के लगभग 100 से ज़्यादा जो सिपाही थे, यानी कि 100 सिपाही से ज़्यादा, 100 विद्रोहियों से ज़्यादा, या लगभग नवाब जितने भी राजा थे जो इनके खिलाफ क्या किए थे, युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे, सबको टांग दिया गया। टांग दिया यानी कि सबको मार दिया गया, सबको फांसी पे लटका दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। जितने भी लोग इनके खिलाफ मतलब युद्ध में लड़े थे सबको फांसी पे लटका दिया इन्होंने। फिर ये फिगर है दिखा रहा है कि ब्रिटिश फोर्स कैप्चर द रिबेल नियर कानपुर। कानपुर में इन्होंने इस तरीके से हथियाया और फिर से जो भी उसमें वहाँ के जो रिबेलियन थे, यानी जो विद्रोही थे भारत के, उनको भी क्या कर दिया, हैंग कर दिया गया, यानी कि फांसी पे लटका दिया गया था। अब लास्ट आता है परिणाम, यानी कि आफ्टर मैथ, सब युद्ध होने के बाद अब लास्ट में क्या बचा वो देखते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि ब्रिटिश ने लास्ट में क्या कर दिया, कंट्रोल पा लिया अपना वापस फिर से कंट्री में 1859 को ख़त्म होते होते, यानी कि 1857 में युद्ध हुआ था और लगभग 2 साल बाद ही 1859 के ख़त्म होते होते उन्होंने फिर से अपना पावर जमा लिया था हर जगह पे जहाँ जहाँ उन्होंने किया। लेकिन एक चीज़ बदलाव उन्होंने किया था, क्या, सेम पॉलिसीज़ को हटा दिया था। लिखा है ना, द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एंड एनी मोर, यानी कि जो ज़मीनें थी उनको वापस दे दी गई और नए लॉस को लाए गए ताकि फिर से युद्ध ना हो। यहाँ पर दिया गया कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं इन अंग्रेज़ों के द्वारा। क्या क्या वो चेंजेस थे देखते हैं। इन लोगों ने 1859 में एक नया एक्ट निकाला, एक नया रूल निकाला कि जो पावर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ होगा, ब्रिटिश क्राउन के पास होगा, यानी कि रानी विक्टोरिया के पास। यानी कि जो मेन राजा था इंग्लैंड का, सारा पावर अब उसके हाथ में होगा। ये नहीं कि इंडिया में कोई बैठा है सारा पावर उसके पास है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता था, युद्ध हो रहा था, इसलिए सारा पावर इन्होंने क्या कर दिया, रानी विक्टोरिया को दे दिया। आज जो भी मतलब जॉर्ज पंचम थे उनको भी दे दिया। इसलिए दिया गया ताकि जो मेन राजा है उनके पास सारा पावर रहे, यानी कि जो इंडिया में जो लोग बैठे हैं उनके पास कोई पावर नहीं था। उनको बस क्या पावर था कि लोगों को चलाना है, लोगों को अपने कंट्रोल में रखना है। तो ये नया एक्ट आया था जिसकी वजह से जो सारा पावर था वो इंग्लैंड के मेन राजा के पास चला गया था। उनके ऑर्डर से सारा चीज़ यहाँ पर होता था। तो ये पहला बदलाव था जो अंग्रेज़ों ने किया था। और एक उन्होंने, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन था, यानी कि जो विक्टोरिया थी, उन्होंने क्या कर दिया, एक ब्रिटिश कैबिनेट से, यानी कि जो पार्लियामेंट नहीं होता है इस समय में, उस समय भी उन लोग का पार्लियामेंट होता था, उसी में से एक मेंबर को उन्होंने उठाया, अपने खास मेंबर को, और इंडिया भेज दिया देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और वही जो मेंबर था, क्या कहा गया उसको, सेक्रेटरी कहा गया इंडिया का, और वही सारा चीज़ संभालता था, देखता था, वही हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था ताकि इंडिया में कुछ भी हो तो उसका जिम्मेदार होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा विक्टोरिया को, यानी कि रानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की रानी थी। तो ये था पहला रूल। अब आते हैं दूसरा रूल पे, यानी अंग्रेज़ों ने दूसरा रूल क्या बनाया, उन्होंने कहा कि जितना भी हम लोगों ने जगह को जीता है और जितना भी पुराना था वहाँ पर दोबारा क्या होना चाहिए, अटैक नहीं होना चाहिए भारतीय लोगों के द्वारा। ये ऑर्डर दिया गया कि वहाँ पर कभी भी दोबारा अटैक नहीं होने चाहिए। और जो पुराने राजा थे उनको वहाँ पर बैठा दिया गया कि आप चाहे बैठिए, यानी कि जो भारत के पुराने नवाब थे, जो राजा थे, उनको फिर वहाँ पर बैठाया गया, ठीक है। अंग्रेज़ नहीं बैठे वहाँ पर, उन लोगों को बैठाया गया, यानी भारत के लोगों को बैठाया गया, जो राजा थे, जो नवाब थे, उनको बैठाया गया और बताया गया कि देखिए हम आपको बैठा तो रहे हैं लेकिन आप हमारे खिलाफ़ कुछ नहीं करेंगे, अगर आप हमारे खिलाफ़ कुछ भी बोलते हैं तो आपको गोली मार देंगे। जिस तरीके से उन्होंने दूसरा नियम बैठाया। आप आते हैं तीसरे नियम पे। उन्होंने ये कहा कि जितने भी पुराने मतलब सोल्जर थे, भारतीय सोल्जर, उनको सारे लोग क्या कर दिए, निकाल दिए गए। यानी कि उन्होंने ये कहा कि हमारे ब्रिटिश आर्मी में, यानी कि जो अंग्रेज़ों की आर्मी होगी उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ कौन लोग रहेंगे, इंग्लैंड लोग, इंग्लैंड की आर्मी रहेंगी। जैसे मान लेते हैं अगर इनकी आर्मी है 100 लोग हैं उस आर्मी में, यानी कि 100 लोग हैं उस ग्रुप में, तो 100 लोग में से क्या होंगे, 80 लोग क्या होंगे, इंग्लैंड के लोग होंगे, यानी कि इंग्लैंडियन होंगे। और बाकी जो 20% बचते हैं वो भारत के लोग होंगे। अब भारत के कौन लोग होंगे, ठीक है, वो कौन कौन होंगे, गोरखास होंगे, ठीक है, सिख्स होंगे और पठान लोग होंगे जो उस ग्रुप में होंगे। और उन्होंने कहा, उन्होंने एक बात मतलब ये कहा कि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के लोग एकदम नहीं रहेंगे इस ग्रुप में, क्योंकि यही लोग थे जो उस रिवोल्ट में, यानी कि 1857 में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि अवध से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से और साउथ इंडिया से कोई भी लोग इस आर्मी में भर्ती नहीं होंगे। उनकी जगह पे कौन लोग होंगे,
बुरखास होंगे, सिख्स होंगे और पठान होंगे। अब आते हैं चौथे नियम पे। और जितनी भी ज़मीनें थी, ठीक है, चौथा नियम कहता है जितने भी ज़मीनें थी किसकी, मुस्लिम लोगों की, उनको वापस दे दिया गया। और वो लोग मानते हैं कि इसी वजह से हम लोग के ऊपर क्या हुआ था, अटैक हुआ था। यानी कि ब्रिटिश वाले जब युद्ध खत्म हो गया तो उन्होंने मेन रीज़न यही पाया कि जब हमने उनकी ज़मीनें ले लिया था, इसी वजह से वो लोग क्या हुए थे, हमको हमला कर दिए थे। तो जितने भी लोग थे उनकी ज़मीनें वापस दे दी गई। और कहा उन लोगों ने कि हम लोग ज़मीनें आपको वापस कर रहे हैं और बदले आप लोग क्या करेंगे, हम पर हमला नहीं करेंगे। और पांचवा नियम उन्होंने ये बताया कि जो भारत के धर्म है, यानी कि जो भारत के कास्ट है, जो भारत के धर्म है, जो उनके रिचुअल्स हैं, ठीक है, संस्कृति है, उनसे हम लोग क्या करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और जिस धर्म को फॉलो करना चाहें उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। हम उनको क्रिश्चियन मतलब कि अपने धर्म में चेंज नहीं करवाएंगे, यानी कि हिंदू से क्रिश्चियन में चेंज नहीं करवाएंगे। वो अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा टोकेगा। छठवां नियम कहता है कि नए नए पॉलिसीज़ बनाए गए, यानी कि नए नए नीतियाँ बनाई गई ताकि लैंडलॉर्ड्स को, ज़मींदार को क्या कर दिए, उनको सेव कर दिया जा सके ताकि लोग उन पर हमला न करें टैक्स लेने के लिए। दस अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगेन आफ्टर 1857। इस तरीके से नया एक दौर शुरू हुआ 1857 के बाद, ठीक है। तो ये था मेन जगह जहाँ पे लोग हमला किए थे। दिख रहा है ना, मेरठ में है, दिल्ली में है, बरेली में है, फैज़ाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी। इस तरीके से यहाँ से लोग पूरी तरह से अंग्रेज़ों को भगा दिए थे। और यही चीज़ अगर सब जगह हुआ होता तो अंग्रेज़ क्या होते, उसी समय में भारत छोड़ दिए होते। लेकिन लोगों ने क्या किया, साथ नहीं दिया। जब साथ दिए तो इन जगह से क्या कर दिया, लोगों को, यानी कि अंग्रेज़ों को भगाया गया। तो इस 3 6 एक 7 जगह है जहाँ से इन हमारे हीरो ने, हमारे योद्धा ने लड़ा था और अंग्रेज़ों को भगाया था कुछ समय के लिए। लेकिन बाद में फिर से अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, दावा बोल दिया और अपने अंडर में ले लिया। तो बस आज का चैप्टर इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।